Welcome, friends. प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं प्राध्यापक शांतिलाल विश्नोई आपके लिए हाजिर हूँ कक्षा 10th हिंदी पाठ्य पुस्तक का अध्याय नंबर 9 लेकर, जिसका शीर्षक है ऋतुराज। आज की क्लास का अपना शीर्षक है ऋतुराज। ऋतुराज का जन्म 1940 ईस्वी को हुआ। तो ऋतुराज के बारे में पूरा पढ़ें। इससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आप पूरा देखें और चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो ऋतुराज जी का जीवन परिचय इस प्रकार है कि ऋतुराज का जन्म 10 फरवरी 1940 को भरतपुर में हुआ। बहुत बढ़िया प्रश्न बन रहा है कि ये राजस्थान के कवि है, इनका जन्म भरतपुर में हुआ। कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा कवि राजस्थान से संबंधित है। तो अधिकतर कवि बंगाल, उत्तर प्रदेश से संबंधित है, लेकिन ऋतुराज है उनकी कर्मस्थली राजस्थान रही है। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से इन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद सेवानिवृत्त होकर वो वर्तमान में जयपुर में रह रहे हैं। उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें मुख्य है एक मरण धर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सूरत निरत और लीला मुखारविंद, ये इनके प्रमुख काव्य संग्रह है। इन्हें सोमदत्त, परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान और बिहारी पुरस्कार मिल चुके हैं। मुख्य धारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंता, यानी जो एक मध्यम वर्ग है, उन लोगों की चिंता ऋतुराज को बहुत भाती है और उस चिंता को इन्होंने अपने काव्य लेखन का विषय बनाया है। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभवों का यथार्थ, यानी ठीक वैसा ही जैसा दिखता है, उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभवों का यथार्थ है और वे आसपास के रोज़मर्रा घटित होने वाली सामाजिक विसंगतियों और विडंबनाओं पर गहरी निगाह डालते हैं। मतलब अपनी रचनाओं में इन बातों को अपना विषय बनाते हैं। यही कारण है कि उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। जैसा परिवेश, जैसा उनका लोक जीवन, उस बाहरी लोक जीवन और परिवेश, उस पर्यावरण से, उस वातावरण से इनकी भाषाएं जुड़ी हुई है। अब पाठ परिचय देखिए, पाठ में क्या है। पाठ परिचय में कवि ने बताया है कि कन्यादान कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही। देखिए, एक माँ सीख दे रही है अपनी बेटी को, और किस बात से हटकर? परंपरागत आदर्श, जो स्त्री के संदर्भ में मानदंड गढ़ लिए जाते हैं, उनसे हटकर सीख देती है। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं। आचरण संबंधी प्रतिमान का अर्थ है ऐसे ऐसे नियम, ऐसे ऐसे तरीके जो उनके लिए ही उचित ठहराए जाते हैं, वे आदर्श के मुखौटे में बंधन होते हैं। ये जो प्रतिमान है, आचरण संबंधी प्रतिमान, इनको लेखक ने क्या कहा है कि इनको मुखौटा तो दिया आदर्श का, लेकिन ये आदर्श के मुखौटे में स्त्री के लिए क्या है? बंधन है। कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास समझा जाता है, छिपा रहता है, क्योंकि स्त्री का स्वभाव आमतौर पर कोमल माना जाता है और कोमलता को क्या माना गया यहाँ पर? कमजोरी। लड़की जैसा दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है। कहा यह है कि लड़की जैसी दिखना, लेकिन उसके जैसा होना मत। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की सहेली होती है, इसी कारण उसे अंतिम पूंजी भी कहा गया। प्रश्न बहुत बढ़िया बन रहा है कि माँ के लिए बेटी है वो अंतिम पूंजी क्यों है? कविता में कोरी भावुकता नहीं है, बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज की गहरी संवेदना व्यक्त हुई। तो ये था पाठ परिचय। अब बढ़ते हैं कन्यादान। जैसा कि शीर्षक से विदित है कि कन्या का दान किया जा रहा है, उसका दान हो रहा है, तो उस कन्यादान करते वक्त एक माँ का क्या दुख है, एक माँ की क्या संवेदना है, एक माँ अपनी बेटी को क्या सीख दे रही है, एक माँ अपने जो अनुभव जिंदगी भर उसने अनुभव सिंचित किए थे, उसको वह दान के रूप में उस कन्या के साथ में किस प्रकार दे रही है। तो पहला अंतराय, कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त,
जैसे वह उसकी अंतिम पूंजी हो। कवि ऋतुराज कहते हैं कि कन्यादान करते वक्त, अपनी बेटी को विदा करते वक्त एक माँ का जो दुख था वह स्वाभाविक था, वह प्रामाणिक था, वह सही था, क्योंकि वह अपने जीवन भर की कमाई, वह अपने जीवन भर के अनुभवों की जो एक संचित निधि है, अपना जो सबसे बड़ा धन है, उस लड़की को वह दान दे रही है। और उस समय यदि उसका वह दुख है तो वह बिल्कुल प्रामाणिक, न्याय संगत और सही है। आगे के अंतरे में वे कह रहे हैं कि लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तर्कों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। तो यहाँ पर कवि ने कहा है कि जिस लड़की को जो माँ विदा कर रही है वह अभी सयानी यानी समझदार नहीं है, उसका स्वभाव भोला और सरल है, उसे आगामी ग्रस्त जीवन के सुख का तो आभास होता है लेकिन उस ग्रस्त जीवन में कौन कौन से दुखों का सामना करना पड़ेगा यह उसे अभी स्पष्ट पता नहीं था। इसलिए वह ठीक उसी प्रकार थी जिस प्रकार हम धुंधले प्रकाश में अक्षरों को पढ़ने की चेष्टा करते हैं तो कुछ पंक्तियां दिखती है और कुछ नहीं दिखती, उसी प्रकार जीवन के बारे में वह अभी अस्पष्ट है। फिर आगे माँ सीख देती हुई क्या कहती है कि माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेंकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। तो यहाँ एक माँ अपनी बेटी को सीख दे रही है कि हे बेटी, कभी भी अपने रूप सौंदर्य पर मोहित मत होना। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। कहने का तात्पर्य यह है कि कभी भी अपने सौंदर्य को, अपने रूप को, अपनी सुंदरता को अपनी कमजोरी मत बनाना। और एक यहाँ पर समस्या की ओर संकेत किया है जो आमतौर पर आए दिन होता है, आगजनी की समस्या, जिसमें अधिकतर लड़कियां, अधिकतर स्त्रियां जलकर अपने आप को आग के हवाले कर देती है, दुखों को सहन नहीं कर पाती और वो सहर्ष मृत्यु को स्वीकार कर लेती है। तो यहाँ पर भी सीख दी है कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं है। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। तो यहाँ पर भी एक सीख देते हुए क्या कहा गया है कि वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रम है स्त्री जीवन के, ये बंधन है, कभी भी इनके पीछे मत दौड़ना, इनके लालच में मत आना। साधारण, सादा और उच्च विचारों वाला जीवन है वो यापन करना, यह एक माँ की सीख है। आगे की अंतिम पंक्ति में वो कह रही है, माँ ने लड़की से कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। माँ ने कहा कि लड़की होना, स्त्री के जो भी धर्म है, स्त्रीत्व के जो भी स्त्रीत्व की मर्यादाएं हैं उनकी पालना भले ही करना, लेकिन आमतौर पर लड़की को, स्त्री को कमज़ोर माना जाता है, उस कमज़ोरी को अपने ऊपर हावी मत होने देना। आमतौर पर लड़कियां और स्त्रियां हैं वो जुल्म और अत्याचार सहन करती है, उनकी तरह जुल्म और अत्याचार कभी सहन मत करना। इसलिए यहाँ पर कहा, माँ ने कहा लड़की होना लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो ये पंक्ति यहाँ पर बहुत ही सटीक और आज के संदर्भ में बहुत उचित ठहरती है। तो ये था इस पाठ का भावार्थ। मैं पुनः विद्यार्थियों से निवेदन करूंगा कि आप RBSC सभी प्रकार की हिंदी की पाठ्य पुस्तकें हैं उनके लिए, और यदि आप या आपके कोई बंधु कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी विषय वस्तु सामग्री होनी चाहिए तो वो सब्सक्राइब करें, SLV हिंदी ट्रिकी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। और यदि आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहें तो भी यहाँ पर 2 फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, इन पर आप अपनी जिज्ञासा शांत कर सकते हैं। धन्यवाद।